नमस्कार लॉ स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लायबिलिटी को डीकोड करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स, ये क्लास खास आपके लिए डिजाइन की गई है ताकि आईपीसी की इन जटिल बातों को एकदम आसान और व्यावहारिक बनाया जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम शुरुआत करेंगे फाउंडेशंस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी से, फिर आएंगे मेंस रेया और एक्टस रियस पर। इसके बाद देखेंगे आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस, द बर्डन ऑफ प्रूफ, थेफ्ट वर्सेस एक्सटॉर्शन और आखिर में जॉइंट लायबिलिटी एंड अटेम्प्ट्स। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, फाउंडेशंस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। आखिर कानून की नज़र में एक अपराध या क्राइम की बुनियाद क्या होती है? अब देखिए, सोसाइटी में कानूनी तौर पर दो तरह की गलतियां होती हैं। एक है सिविल रॉन्ग्स, जिसे हम टॉर्ट्स भी कहते हैं, जहां मकसद होता है पीड़ित को मुआवजा दिलाकर मामला सुलझाना। लेकिन दूसरी तरफ है क्रिमिनल रॉन्ग्स। एक क्राइम सोसाइटी की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए यहां सिर्फ मुआवजा काफी नहीं होता। यहां स्टेट यानी सरकार खुद आगे आती है अपराधी को सजा देने के लिए, ताकि समाज में एक डर, एक डिटरेंस बना रहे और आगे लोग अपराध करने से डरें। कानून की किताबों में एक क्राइम को बनते वक्त 4 चीजों की सख्त जरूरत होती है। पहला, एक जिंदा इंसान। दूसरा, मेंस रिया यानी एक दोषी दिमाग या बुरी नीयत। तीसरा, एक्टस रियस यानी कोई गैर कानूनी काम अंजाम देना। और चौथा, किसी दूसरे इंसान या सोसाइटी को उससे नुकसान पहुंचना। जब ये चारों चीजें एक साथ आकर मिलती है ना, तभी एक क्राइम मुकम्मल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, मेंस रिया और एक्टस रियस। ये दोनों किसी भी ऑफेंस की जान है। अगर आप कानून पढ़ रहे हैं तो ये लैटिन मैक्सिम आपको हमेशा याद रखनी होगी, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ कोई गलत काम कर देना ही किसी को दोषी नहीं बनाता, जब तक कि उस काम के पीछे उसकी नीयत यानी उसकी मंशा भी बुरी ना हो। बुरी सोच के बिना किया गया अपराध टेक्निकली कानूनी तौर पर अपराध नहीं माना जाता। अब यहाँ एक छोटी सी बारीकी है जिसे समझना बहुत जरूरी है, इंटेंशन और नेग्लिजेंस के बीच का अंतर। इंटेंशन में इंसान को पूरी तरह पता होता है कि उसके काम का नतीजा क्या होगा और वो वही चाहता भी है। पर नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही, यानी बिना परिणाम की परवाह किए कुछ कर देना। आईपीसी में खास तौर पे सेक्शन 304A जैसे मामलों में इस लापरवाही को भी मेंस रिया का ही एक रूप माना गया है। तो अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, ऐसा कब होता है कि कोई काम बिल्कुल अपराध जैसा दिखे पर कानून उसे माफ कर दे? ये एक काफी डीप सोक्रेटिक सवाल है जो उन केसेस की तरफ इशारा करता है जहां एक व्यक्ति ने कुछ गलत तो किया पर कानूनी छूट उसे बचा लेती है। और यही हमें ले आता है हमारे तीसरे सेक्शन पर, जनरल एक्सेप्शंस इन आईपीसी। आइए देखते हैं कानून के बचाव के रास्ते क्या हैं। आईपीसी के चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से लेकर 106 तक इन्हीं जनरल एक्सेप्शंस की बात की गई है। इनमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अचानक हुए एक्सीडेंट्स और प्राइवेट डिफेंस शामिल हैं। अगर इनमें से कोई लागू हो जाए तो अपराध कानूनी तौर पर नकार दिया जाता है। इसके अलावा सेक्शन 300 में कुछ पार्शियल डिफेंसेस भी हैं, जैसे अगर कोई अचानक डीप प्रोवोकेशन या गुस्से में किसी की जान ले ले तो वो अपराध मर्डर यानी धारा 300 से घटकर कल्पेबल होमिसाइड यानी धारा 299 बन जाता है, जिसमें सजा थोड़ी कम हो जाती है। अब इंसैनिटी या पागलपन को ही ले लीजिए। कानून इसमें कितना स्ट्रिक्ट है ये फेमस मैकनॉटन केस से समझ आता है। सिर्फ नैतिक रूप से थोड़ा भटक जाना काफी नहीं है। कानून मांगता है कि अपराध के वक्त उस इंसान का दिमाग इस हद तक काम करना बंद कर चुका हो कि उसे अपने ही काम के नतीजे का बिल्कुल अंदाजा ही ना हो। ये स्टैंडर्ड वाकई बहुत ऊंचा है। और सेल्फ डिफेंस, कानून हमें पूरा अधिकार देता है कि जब सामने वाला एग्रेसर यानी हमलावर हो तो हम अपनी और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करें। पर इसकी भी कुछ स्ट्रिक्ट लिमिट्स हैं, जैसे सेक्शन 103 के तहत अगर रात में घर में कोई घुस आए या रॉबरी हो तो आप अपने बचाव में हमलावर की जान तक ले सकते हैं। पर याद रखिए, प्राइवेट डिफेंस सिर्फ खुद को बचाने के लिए है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द बर्डन ऑफ प्रूफ। कोर्टरूम की असलियत में इन अपवादों को साबित आखिर करेगा कौन? यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। ये एक बहुत भारी कानूनी सच्चाई है। जो दावा करता है
सबूत भी उसी को लाना पड़ता है। अगर कोई कोर्ट में खड़ा होकर कहे कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किसी पर गोली चलाई, तो उस बात के सबूत लाने की पूरी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है। कानूनी भाषा में कहें तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 यही कहता है। कोर्ट हमेशा ये मानकर चलेगी कि वहां कोई एक्सेप्शन नहीं था। लैंडमार्क केम ननावती केस आपको याद ही होगा। उसमें यह साफ कर दिया गया था कि सरकारी वकील को यह साबित नहीं करना है कि सेल्फ डिफेंस नहीं था, बल्कि आरोपी को खुद आगे आकर साबित करना होगा कि उसने हकीकत में अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, थेफ्ट वर्सेस एक्सटॉर्शन। अब इन कॉन्सेप्ट को हम प्रॉपर्टी क्राइम्स पर लागू करके देखते हैं। प्रॉपर्टी क्राइम्स को डिस्टिंग्विश करना लॉ स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सेक्शन 378 के अंदर थेफ्ट यानी चोरी में व्यक्ति आपकी मर्जी के बिना चुपके से आपकी प्रॉपर्टी ले जाता है। वहीं सेक्शन 383 के तहत एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली में वो आपको डरा धमकाकर आपसे ही प्रॉपर्टी निकलवाता है। और फर्ज कीजिए अगर चोरी या एक्सटॉर्शन के दौरान तुरंत जान का खतरा या चोट जुड़ जाए तो वही अपराध रॉबरी बन जाता है। और अगर वही रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ करें तो उसे डिकॉइटी कहते हैं। मैकेनिज्म बदलता है और अपराध की कैटेगरी भी बदल जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक उलझे हुए सवाल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई अपराध करने की पूरी कोशिश करे पर फेल हो जाए तो क्या होगा? या फिर कोई मौके पर सिर्फ खड़ा था, उसने खुद अपने हाथों से किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तो कानून उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा? और यही सवाल हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर ले आता है, सेक्शन 6, जॉइंट लायबिलिटी एंड अटेम्प्ट्स। इस विषय पर सबसे मशहूर केसेस में से एक है बरिंदर कुमार घोष केस, जिसमें लॉर्ड समनर ने क्लियर किया था कि आईपीसी के सेक्शन 34 का मुख्य बिंदु पार्टिसिपेशन है। सिर्फ सबका इरादा एक होना काफी नहीं है। क्राइम सीन पर मौजूद होना और किसी न किसी तरीके से उस अपराध में भागीदारी होना जरूरी है, तभी जॉइंट लायबिलिटी लागू होती है। वैसे आम नियम यह कहता है कि हर इंसान सिर्फ अपने किए का जिम्मेदार है, लेकिन सेक्शन 34 यानी कॉमन इंटेंशन इसका एक बड़ा एक्सेप्शन है, जहां पूरे ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, सेक्शन 149, जो अनलॉफुल असेंबली या गैर कानूनी भीड़ की बात करता है। सेक्शन 149 में अगर भीड़ के किसी एक हिस्से ने भी क्राइम किया तो उस भीड़ का हर एक सदस्य उतना ही दोषी माना जाता है। कानून भीड़ के अपराधों को इस तरह बहुत सख्ती से कुचलता है। अब समझिए, कोई भी अपराध अचानक नहीं होता। इसके 4 स्टेजेस होते हैं: इंटेंशन यानी इरादा, प्रेपरेशन यानी तैयारी, अटेम्प्ट यानी कोशिश, और आखिर में अकम्प्लिशमेंट यानी कार्य पूरा होना। कानून की नज़र में सिर्फ तैयारी करना आमतौर पर सजा के लायक नहीं होता, लेकिन अटेम्प्ट करना वो बिल्कुल पनिशेबल है। जैसे फेमस डेवी वर्सेस ली केस में बताया गया था कि अटेम्प्ट तभी माना जाएगा जब आपका एक्ट क्लियर इशारा करे कि आप क्या अपराध करने वाले थे। तो इस कानूनी चर्चा को खत्म करते हुए एक प्रोवोक करने वाला विचार छोड़कर जाता हूं। क्या क्रिमिनल लायबिलिटी और इन अपवादों के ये स्ट्रिक्ट नियम सच में अपराध को रोकते हैं, या फिर अपराधियों को कानूनी लूपहोल्स ढूंढने का एक पूरा मैप थमा देते हैं? इस पे जरूर सोचिएगा। आईपीसी की इन बारीकियों को समझना एक बेहतरीन कानूनी दिमाग बनाने के लिए बेहद जरूरी है। कृपया इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों और लॉ स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके भी लीगल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। आज इस मास्टर क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।